हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु टेकी लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। तो आप सभी के लिए आज ये जो वीडियो है बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये एमपी एडीपीओ के लिए हमने जो है सीरीज चलाई है, रिवीजन की सीरीज, मतलब रिवीजन क्लासेस की सीरीज चलाई है, जिसमें हम आपको 32 सब्जेक्ट कंप्लीट करवा देंगे। आपके मतलब एमपी एडीपीओ के सिलेबस में से ये हमने टॉपिक लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट को हम पहले ले रहे हैं और फास्ट रिवीजन करवा के हम आपको 4 मेजर लॉ जो है कंप्लीट करवा देंगे कम टाइम में ही, फास्ट रिवीजन करके ट्रिक्स बताएंगे इसी, जिससे आपको याद हो जाएगा और कम टाइम में ही हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा देंगे, इम्पोर्टेंट सेक्शन करवा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में से इम्पोर्टेंट आर्टिकल करवा देंगे जो हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, एक्सपेक्टेड आर्टिकल और सेक्शंस होगी, वो हम आपको जो है कम टाइम में ही करवा देंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं और भाग 1 जो है, भाग 1 और 2 हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम जो है फंडामेंटल राइट्स देखेंगे भाग 3 में। तो हमने प्रीएम्बल कर लिया है, अब भाग 1 और भाग 2 के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम भाग 3 आराम से करेंगे, क्योंकि भाग 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी में से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हम आपको बता देंगे। तो हमारे भारत के संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है ना, 22 तो है पार्ट है और 395 जो है आर्टिकल से है। और इसमें जो है 12 जो है अनुसूची है, ठीक है, 12 अनुसूची है, सभी को पता है। और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान जो है लागू हुआ था। तो ये तो आप सभी को पता है, फिर भी ये बेसिक चीज़ें जो याद रहना चाहिए, लेकिन जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम किसी भी सब्जेक्ट का, तो ये बेसिक चीज़ें बतानी ज़रूरी होती है। भले सबको आता हो या नहीं आता हो, लेकिन हमारा काम है बेसिक चीज़ों को पढ़ाने का, तो हम वो आपको ज़रूर बताते चलते हैं। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार है, और भाग 4 में वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, मतलब राज्य के निर्देशक तत्व 4 में दिए हुए, 4A में जो है कर्तव्य दिए हुए, क में कर्तव्य दिए हुए, 4 में कर्तव्य दिए गए हैं, और 5 में जो है संघ दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है, और 6 में स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। स्टेट के बारे में, स्टेट का मतलब जो हाई कोर्ट है उसके बारे में, और यूनियन की बात है तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह, संसद, राष्ट्रपति, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है यूनियन में, मतलब भाग 5 में। और भाग 6 में स्टेट के बारे में दिया गया, तो स्टेट में हाई कोर्ट, जिला की कोर्ट, और जो विधान मंडल, ये सब, विधान परिषद, ये सब उसमें आ जाएगी स्टेट में, ठीक है। अब भाग 7 जो है वो तो निश्चित हो गया था, ठीक है। तो भाग 7 निश्चित हो गया था, 238 जो आर्टिकल था उसको रिपील कर दिया गया था, ठीक है। और पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य में थे जो वो मतलब निश्चित हो गए, ठीक है। अब भाग 8 में यूनियन टेरिटरी की बात है, यूटी की बात है, संघ राज्य क्षेत्र की बात है, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 में बताया गया है, और भाग 9 में पंचायत है, भाग 9A और B। तो भाग 9A में वो है मतलब नगर पालिकाएँ, और B में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 आता है SC ST के बारे में, भाग 10 में बताया है। भाग 11 में स्टेट और यूनियन का रिलेशन है, ठीक है। 11 में क्या है, स्टेट और यूनियन का रिलेशन है 11 में। और भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाओं के बारे में है, ठीक है। तो वित्त,
संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में भाग 12 में बताया गया है। इसको कैसे याद करना है भाई? हमारे पास संपत्ति है, पैसा है, धन दौलत है, संपत्ति है, वित्त है, संपत्ति है, और वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाई हमारे पास धन दौलत होगी, संपत्ति होगी, तो हम क्या करेंगे? संविदाएं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी को और बढ़ा सकें। और उसके बाद क्या होगा भाई? अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रीच कर दे हैं तो क्या होगा? वाद लाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो वाद। तो ये स्टेट यूनियन वाले जो वाद होते हैं, गवर्नमेंट वाले, तो ये सब उसमें दिए हुए हैं, ठीक है, 12 में। अब 13 आता है, तो 13 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम। 12 में भी आपको ऐसे ही याद करना है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। और 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है भाई। व्यापार होगा, वाणिज्य होगा, तो समागम होगा, मतलब आना जाना होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है उसके बारे में, जो कानून बनाया जाता है, जो लॉ बनाया जाता है, उसके बारे में 13 में दिया गया है, ठीक है। और अब आता है 14 में। 14 में क्या? सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के बारे में दिया गया है, ठीक है। सिविल सर्विसेज के बारे में 14 में दिया गया है। 14A में जो है 14A में अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स के बारे में दिया गया है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स में दो आर्टिकल दिए गए, 323 से 323A और 323B, 2 आर्टिकल दिए गए हैं। क्या? ट्रिब्यूनल्स अधिकरण के बारे में 14 में बताया गया। पहले तो सिविल सर्विसेज आ गया 14 में, और आर्टिकल 14 में, मतलब, और 14 में ट्रिब्यूनल्स आ गया, अधिकरण आ गया। उसके बाद 15 आता है, 15 में निर्वाचन की बात है। निर्वाचन की जो प्रोसीजर है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब 15 में दी गई है। 16 में आ गया स्पेशल जो वर्ग हैं उनको स्पेशल प्रोविजंस जो दिए, मतलब स्पेशल जो उनके लिए 16 में क्या है? 16 में हाँ, मतलब जो कुछ वर्ग है उनके लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। मतलब जैसे हमने आर्टिकल 16 जो पढ़ा है ना, उसी से मिलता हुआ ये भाग 16 है, ठीक है। तो उसमें भी विशेष उपबंध किए गए हैं, तो इसमें भी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 16 में किए गए, ठीक है। उसके बाद 17 आता है, तो 17 में जो है राजभाषा की बातें, भाषाएँ दी गई है, ठीक है, भाषाओं के बारे में है 17 में। और 18 में जो है इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में 18 में है, ठीक है। 19 में प्रकीर्ण दिया गया है, मिसकेलेनियस। और 20 में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया दी गई है। तो अमेंडमेंट जो है 20 में दिया गया है, 368 आर्टिकल 1 की आर्टिकल है उसमें। और 21 में इमरजेंसी, मतलब वो अस्थायी प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में था ना 370 वाला। तो 369 से शुरू होता है, 369 से 392 तक, ठीक है। तो ये उसमें 21 में दिया गया है। और 22 लास्ट जो है भागे सबसे बाद वाला 22, उसमें ये संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में बात गया है। तो 393 से 395, तो ये 4 आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, लास्ट वाले में। तो इस तरह से आपको याद करना है, सारे भाग आपको याद हो जाएंगे। और 395 अनुच्छेद भी आपको हम याद करवा देंगे, और हमने ट्रिक्स बता दी है, और हम बताते चलेंगे ट्रिक्स कि कैसे आपको याद करना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि भाग 1 में क्या है, भाग 1 के क्या प्रोविजंस हैं।
तो भाग 3 हम कल करवाएंगे, ठीक है। आज भाग 1 और 2 करवा देते हैं। आज मतलब 3 जो है अक्टूबर है, 3 अक्टूबर है आज, और आज जो मंडे का दिन है। तो हमारी जो क्लासेस रहती है मंडे टू सैटरडे रहती है, और क्लास का टाइम 9:30 से 10:30 रहता है। फर्स्ट जो एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही, तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास 9:30 से 10:30 रहता है। और सेकेंड क्लास होती है हमारी, मतलब तो सेकेंड क्लास का जो टाइम है वो है मतलब माइनर लॉ के लिए होती है। तो माइनर लॉ और जीके हम दोनों उसमें करवाते हैं। तो आधा घंटे का जीके रहता है और आधा घंटे का माइनर लॉ रहता है। तो आधे घंटे मतलब जो है सीनियर सिटीजन एक्ट हम करवा देंगे। मतलब अभी टाइम जो कि नवरात्रि चल रही है ना, तो अभी टाइम नहीं मिलता है, तो अभी हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं। फिर ये नवरात्रि के बाद जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा बेटा भी घर पे, तो अभी क्लासेस वैसे फिक्स टाइम पे नहीं हो रही, इसलिए मैं सिर्फ वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और बाकी क्लास हम आपको करवाते रहेंगे। हमने जो क्लास का टाइम फिक्स किया हुआ है, हमारी जो न्यू बैचेस चल रही है उसमें हम आपको उसमें भी हम करवा रहे हैं। मतलब क्लास का जब हमारा टाइम है, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 2,000 रुपये फ़ीस है उसकी, ला सब्जेक्ट की। और जीके टेस्ट सीरीज वगैरह आपको ज्वाइन करना है और जीके की थ्योरी वगैरह पढ़ना है, तो उसके लिए सिर्फ 1,000 रुपये उसकी फ़ीस है। तो आपको टोटल मतलब 3,000 रुपये ही आपको पे करने हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं ले रहे हैं। उसी में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो भाग 1 देख लेते हैं। भाग 1 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन निकाल लीजिए और भाग 1 निकाल लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। हमने जो ये है प्रीएम्बल तो हमने कर लिया था पिछले वीडियो में, कंप्लीट करवा दिया था। अब ये भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। और भाग 8 भी ऐसा ही है, तो आप सिर्फ उसमें संघ राज्य क्षेत्र की बात है, यूनियन टेरिटरी की बात है, यूटी की बात है, ठीक है। और तो भाग मतलब आर्टिकल 1 है इसका, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है। आर्टिकल 1 है ना। अनुच्छेद 1 क्या बात करता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो इसका पहला आर्टिकल का पहला कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा ना। क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इसमें भारत शब्द और इंडिया शब्द दो चीज़ों का यूज़ किया गया है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 1 का दूसरा जो है वो कहता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। तो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे? जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं, फर्स्ट लिस्ट में बताए गए, ठीक है। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या होगा? ए, राज्यों के राज्य क्षेत्र, बी, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और सी, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे, जो भविष्य में सरकार द्वारा अर्जित किए जाएंगे, मतलब वो अर्जित किए होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो देश की जो राजनीतिक जो मतलब संवैधानिक जो हैसियत है वो क्या है? यूनियन है। हमारे भारत की संवैधानिक जो हैसियत है वो है यूनियन, ठीक है, यूनियन। और आर्टिकल 2 में आते हैं, तो इसमें मतलब 1 से 4 आर्टिकल इसमें दिए गए हैं भाग 1 में, ठीक है। तो मतलब आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कहाँ होती है? तो वो होती है आर्टिकल 2 में। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो संसद विधि के द्वारा इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। और संघ में नए राज्यों का प्रवेश पर अंडरलाइन कर लीजिए। और या उनकी स्थापना कर सकेगी। स्थापना कौन करती है? संसद करती है।
ठीक है। तो क्या क्या कर सकती है संसद? तो विधि के द्वारा, मतलब लॉ बनाएगी संसद, पार्लियामेंट क्या करेगी, पहले लॉ बनाएगी, फिर लॉ बना करके क्या करेगी, संघ में नए राज्यों का प्रवेश करवा देगी। भाई जो यूनियन है, मतलब हमारा जो देश है इंडिया, उसमें नए राज्यों का प्रवेश करवा देगी। मतलब कोई सा भी नया राज्य अर्जित करता है हमारा देश, तो फिर उसको नए राज्यों का प्रवेश करवा देगी हमारे यूनियन में, मतलब शामिल कर लेगी उसमें, और उसके बाद उनकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है। तो उनकी स्थापना कर देंगे, इस्टेब्लिश कर देंगे कि भाई पर्टिकुलर स्टेट का नाम दे देंगे उसे, और उसका नाम देके उसे हमारे संघ में, भारत संघ में जो है शामिल कर लेंगे, यूनियन में। और 2 का सिक्किम या संघ के साथ संयुक्त किया जाना, इसको मतलब ये रिपील्ड हो गया है। 36वां संशोधन हुआ था, उसमें रिपील्ड हुआ था ये 1975 में। ये याद रख लीजिएगा। वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हम मना नहीं कर सकते कि आप क्या पूछ रहे हैं। हमने तो ये तैयारी नहीं की, हम तो जो हमेशा आते रहते हैं वही तैयारी की। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि जो 2 का है सिक्किम के बारे में था, तो सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना, इसको 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया 1976 में। ठीक है, सॉरी 1975 में। ठीक है। अब तीसरा आता है, तो तीसरा भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, कि हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। मतलब सिविल जज के एग्ज़ाम हो, एडीपीओ हो, एपीओ हो, इसमें पूछा जाता है। पहले एडीपीओ में तो था नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इस बार तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो आपको एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर हो गया, क्योंकि इतने सारा आपको पढ़ना है। लेकिन इतना सारा नहीं पढ़ना है आपको, प्रेशर करने, अपने दिमाग पर प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। फ्री माइंड होकर के पढ़िए। जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, बस वही आर्टिकल्स, वही चीज़ें आपको पढ़ना है। और बाकी तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप ले लीजिए, और आपका फर्स्ट रिवीजन करवा देते हैं हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे। हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन हो जाए, जो हमसे जुड़े हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हम पे भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। जो आर्टिकल 3 है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा करेगी। कौन करता है ये सब? तो ये संसद करती है। ठीक है। तो ये संसद का ही काम है। तो क्या क्या कर सकती है संसद? तो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो एक तो निर्माण कर सकती है और परिवर्तन कर सकती है, 2 चीज़ें संसद कर सकती है। तो क्या क्या कर सकती है? वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो क्षेत्र में भी परिवर्तन कर देगी, सीमा में परिवर्तन कर देगी, और नाम में भी परिवर्तन कर देगी। नाम कुछ भी रख, जैसे गुड़गांव था, उसका गुरुग्राम कर दिया है। तो इसी तरह से वो कुछ भी नाम रख सकते हैं, है ना। तो क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये संसद विधि बना करके करती है, लॉ बना करके करती है। ठीक है। ए है इसका, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना दिया। इसी तरह ये काम कौन करता है? ये संसद करती है। ठीक है। लॉ बना करके करती है। और बी कह रहा है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। सी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, तो ये इसको घटा सकेगी, घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, घटा सकती है। और डी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, तो सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ई, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो जो हेडिंग दिया है ना, जो हेडिंग दिया है उसी का पॉइंट बना दिया ABCD, उसी को आप क्रम से याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले क्या दिया है। तो आपका हेडिंग में जो है ना, सबसे पहले दिया है कि निर्माण कर सकेगी, तो ए में निर्माण वाली बात कही है। बी में हेडिंग में दिया है वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकेगी, तो पहले हो गया बढ़ा सकेगी बी में, फिर सी में हो गया घटा सकेगी,
और फिर डी में परिवर्तन कर सकेगी। तो ये चीज़ें क्रम से आ गई है, ठीक है। सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, नामों में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक है। इस तरह से आपको इसको याद करना है। तो आपको इसको किसे याद करना है? IDA, ठीक है। इंक्रीज, आई से हो गया इंक्रीज, डी से हो गया डिमिनिश और डी ए से हो गया अल्टर करना, ठीक है। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, तो कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। और जहां विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में निर्दिष्ट की जाए, ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे, तीनों आर्टिकल। चौथा आप पढ़ लीजिएगा, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें से नहीं पूछा जाता है। एक बार आप रीड कर लीजिएगा और तीनों आर्टिकल आपको कंप्लीट कर लेना है। तो पहला संघ, उसका राज्य क्षेत्र, उसका नाम, ठीक है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है आर्टिकल 1 में। 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करने की बात, और इस सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, है 3 में दिया गया है, ठीक है। नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करना है, 3 में दिया गया है। तो हम ये रिवीजन भी करवा रहे हैं आपको, और आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप एक लाइक ज़रूर करिए। और कुछ संशोधन चाहते हैं, कुछ कमी है हमारे पढ़ाने में, तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और क्या चाहते हैं संशोधन, और कौन से टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, वो भी हम आपको लेकर के आएंगे। और अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं, मतलब लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आप वो भी कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर के आएंगे। फ्री लाइव क्लासेस भी करवाएंगे हम आपको, क्योंकि हमने फ़ीस रखी है बहुत ही कम, 2000 और 1000 जीके के लिए और 2000 लॉ के लिए। अगर वो भी आप नहीं देना चाहते, नहीं करना चाहते, तो आप यूट्यूब पर फ्री लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको फ्री लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करवा देंगे यूट्यूब पर, क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है आप लोगों की सफलता। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मतलब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल कर दीजिए, ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, भाग 2 में आते हैं, नागरिकता, ठीक है। तो भाग 2 में नागरिकता है, 5 से 11 नागरिकता बताई गई है। तो 5 मतलब जो है आर्टिकल 5 भाग संविधान की प्रारंभ पर नागरिकता। तो संविधान की प्रारंभ पर नागरिकता आर्टिकल 5 में बताई गई है। मतलब जब संविधान बना था, तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 लागू होता है, उस समय की बात है। तो उस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिस भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और मतलब संविधान जो हमारा बनकर तैयार हो गया था, बना था, जिस समय हमारा लागू हुआ था संविधान, उस समय की बात है। तो जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, बी जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या सी जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। मतलब उस समय जब हमारा भारत मतलब संविधान बना था, उस समय
भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, मतलब इंडिया में उसका जन्म हुआ था। बी, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या तो उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक, उसके या तो मदर या फादर में से कोई भी एक भारत में जन्मा था, है ना। और सी क्या कहता है, ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, मतलब कम से कम 5 साल तक वो निवासी रहा था, ठीक है, तो भारत का नागरिक होगा, ये माना जाता है। और मतलब ये आर्टिकल 5 कहता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 6। तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब भारत को प्रव्रजन करने वाले मतलब पाकिस्तान से भारत में इंडिया में आने वाले लोग हैं। पाकिस्तान से इंडिया में जो लोग आए हैं उनकी नागरिकता का क्या होगा, उसके बारे में आर्टिकल 6 बताता है। तो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र के जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। तो जो पाकिस्तान से भारत आ गया है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। क है, मतलब क पॉइंट है इसका, यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या मातामह में से कोई मूल रूप से या यथाधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 परिभाषित भारत में जन्मा था। ठीक है, तो मतलब या तो वह खुद स्वयं और या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई या दादा दादी में से कोई, ठीक है, उनमें से भारत शासन अधिनियम में परिभाषित हैं, उसमें भारत में जन्मा था, तो भाई इंडिया में जन्म हुआ था उनमें किसी का भी, तो उसका हुआ था, उसके पेरेंट्स का हुआ था, या उसके दादा दादी का हुआ था। बी नंबर का क्या कहता है, बी नंबर 1 और 2 इसमें दिया हुआ है। तो ये क्या कहता है कि जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। और सेकंड कहता है जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित रूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसने उस सरकार से इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब 6 महीने पहले वो भारत में निवास किया, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है, 6 महीने पहले भारत में निवासी होना जरूरी था, मतलब ये आर्टिकल बताता है। 6 तो प्रव्रजन का मतलब क्या है, प्रवेश किया है, मतलब आया है, पाकिस्तान से इंडिया आया है, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। 6 में पाकिस्तान से इंडिया आने वाले की बात है, 7 में इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले की बात है, ठीक है। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला, पाकिस्तान में प्रवेश करने वाला, पाकिस्तान को चला जाने वाला, इंडिया से पाकिस्तान चला गया, उसके बारे में 7 कहता है। तो आपको ये याद रखना है। 5 क्या कह रहा है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात कर रहा है। 6 आपको पाकिस्तान से भारत आने वाले की बात करता है, और 7वां भारत से पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान में प्रवेश कर लिया है 7वां में। तो ये आपको याद रखना, आर्टिकल 7। तो नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत प्रव्रजन किया है, कब किया है, 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्रों को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब जो पाकिस्तान चला गया उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। भाई कैसे माना जाएगा, वो पाकिस्तान का नागरिक हो गया है तो पाकिस्तान का माना जाएगा, भारत का नहीं माना जाएगा।
तो ये परंतु इस अनुच्छेद की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्रों को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत प्रवचन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्रों के ऐसे अनुज्ञा के अधीन लौट आया है और पुनर्वास के लिए स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा उसके अधीन दी गई है। और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रवचन किया है। और इसमें एक बात मतलब ये बात और कह रहा है कि भाई वो चला तो गया था लेकिन वापस आ गया है वो, और फिर से वो आवेदन देता है, भारत का नागरिक को माना जाएगा, फिर से उसे भारत का नागरिक वो बन जाएगा। ठीक है। और 8वां कहता है विदेश में रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात करता है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब ये क्या है कि कुछ समय के लिए विदेश चले गए, भाई जॉब के लिए चले गए है ना, तो वो बिजनेस के लिए चले गए हैं, तो कुछ समय के लिए चले गए हैं तो वो भारत के नागरिक ही समझे जाएंगे। कुछ समय के लिए गए हैं, वो वहाँ की सिटीजनशिप नहीं ली उन्होंने, लेकिन वो जॉब के लिए गए हैं, कुछ टाइम के लिए गए हैं, भारत के नागरिक ही समझे जाएंगे। ठीक है। तो विदेश में रहने वाले की बात है तो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या उसके माता पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही मातामही में से कोई मूल रूप से ऐसी भारत शासन अधिनियम में परिभाषित में भारत में जन्मा था, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, तो देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, तो इस पर अंडरलाइन कर लीजिए 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, मतलब दादा दादी उसके पेरेंट्स उनमें से कोई मतलब भारत में जन्मा था, और इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, मामूली तौर से निवास कर रहा है, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, और भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौंसिली प्रतिनिधि को अंडरलाइन कर लीजिए। कोई संविधान के प्रारंभ से पहले मतलब 26 जनवरी 1950 की बात है। ठीक है। तो संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। संविधान लागू होने से पहले की बात है, प्रारंभ से पहले की बात है। ठीक है। तो राजनयिक या कौंसिली प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। भारत का नागरिक विदेश में कुछ समय के लिए चला जाता है, उसके बारे में 8 कहता है। ठीक, कुछ समय के लिए जाता है तो भारत का नागरिक ही समझा जाता है। 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। भाई जब स्वेच्छा से खुद विदेशी बन गया है, वो फॉरेन की उसने मतलब सिटीजनशिप ले ली है और उस देश में वो रह रहा है, नागरिकता उसने एक्सेप्ट कर ली, सिटीजन वो बन गया है दूसरे देश का, तो फिर हमारे देश का तो नहीं माना जाएगा। दो देश की सिटीजनशिप तो नहीं होती है, एक ही देश की होती है, तो वो वहाँ का नागरिक समझा जाएगा, तो विदेशी नागरिक को समझा जाएगा। ठीक है। उसके बारे में ये 9 कहता है। तो इसमें यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 6 और 8 पर अंडरलाइन कर लीजिए, और भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी है ना भारत मतलब आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और प्रवासी भारतीय की बातें तो अनुच्छेद 8 में प्रवासी भारतीय। ठीक है। तो कुछ समय के लिए चले जाते हैं, उसके बारे में 10 और 11 एक जैसा है। ठीक है। तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ये आर्टिकल 10 बताता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। संसद कानून बनाती है इसके लिए, सिटीजनशिप के लिए, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा जो संसद कानून बनाएगी उसके अकॉर्डिंग। अब 11 आर्टिकल 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी बंदों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के
तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। तो जो संसद की पावर है सिटीजनशिप का कानून बनाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सिटीजनशिप कानून को, तो उसकी जो पावर है संसद की वो 11 में दी गई है। ठीक है, तो 10 और 11 दोनों में संसद कानून बनाती है और जो पावर दी गई है वो 11 में दी गई है, आर्टिकल 11 में। तो इस तरह से हमारा जो है आर्टिकल मतलब भाग 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। संघ और राज्य क्षेत्र हो गया और सिटीजनशिप हो गया और आर्टिकल हमारा 11 तक कंप्लीट हो गए हैं। और इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो भाई इम्पोर्टेंट तो हम बता देते हैं आपको। जो 51 के तक आपको सब इम्पोर्टेंट है। मतलब जो भाग 4 का है ना, वहाँ तक आपको कंप्लीट सब कुछ याद करना है, अच्छे से पढ़ना है। कुछ भी पूछा जा सकता है, हमेशा एग्जाम में यहीं से आते हैं। बाकी के आगे के जो है संसद वगैरह और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में उनमें से पूछे जाते हैं। उसमें से भी मैं बता दूंगी कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यूनियन और स्टेट में से भी पूछा जाता है, बाकी का सारा आपको पढ़ना नहीं है और हम फास्ट आपको रिवीजन करवा देंगे। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।